नमस्कार दोस्तों। अथा लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो आपकी जो सीरीज चल रही थी उसमें जो आज की जो वीडियो है हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप वहां से जा कर के फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो आज की वीडियो है, ये वीडियो जो है ये 3 वीडियो है। इसके बाद हम आगे ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो हम 16 नंबर क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। इसमें आपको 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा है, लिमिटस पेपर क्षार सूचक प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन केवल ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में ही पूछा जाए, और सभी जो भी वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, लिमिटस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन बी है लाइकेन से, एंड ऑप्शन सी है विषाणु से, एंड डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और हम जो इसका सही आंसर है देखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं, हम लाइकेन के बारे में। एक्चुअली में लाइकेन होता क्या है आपको मैं बता दूं। लाइकेन एक प्रकार से सहजीवन का संबंध निभाते हैं। जिस तरीके से आपका जीवाणु होता है, विषाणु होता है, वैसे भी एक लाइकेन एक प्रकार का जीव है, और ये वनस्पति की कैटेगरी में भी इनको शामिल किया जाता है। जो लाइकेन की अगर हम संरचना देखें, इनके जो संरचना है बिल्कुल ये अकेले नहीं बना पाते। अपना शरीर जो होता है, इनका जो संरचना है दो जीवों से मिलकर के बनता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? एक होता है आपका कवक, और उसके साथ शैवाल शामिल होता है। ठीक है, ये कवक और शैवाल का जो संरचना होता है वो मिलके बनता है लाइकेन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कवक होता है, कवक परजीवी में काउंट किया जाता है। मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस का क्रिया नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, लेकिन शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो कवक शैवाल पे डिपेंड होता है, और जो इन दोनों का जो संरचना बनता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। और ये जो लाइकेन बनता है, इन दोनों की संरचना को हम सहजीवन बोलते हैं। सहजीवन बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है कि लाइकेन का जो संरचना है वो किन किन जीवों से मिलकर के बनता है, तो कवक और शैवाल से मिलकर के बनता है। कभी कभी ये ऑप्शन में क्या करते हैं, ये शैवाल की जगह पर ये पौधे लिख देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? कभी कभी ये कवक और शैवाल की जगह पर पौधे लिख देते हैं। कवक तो आपका ऑलरेडी रहता ही रहता है, बट ये शैवाल की जगह पर पौधे दे देते हैं। तो याद रखिएगा, कवक के साथ अगर शैवाल दिया है तब भी आपका आंसर सही होगा, या फिर शैवाल की जगह पर पौधा अगर लिख दिया है तब भी आपका आंसर ये सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरिया यानी जीवाणु की, देखिए जीवाणु भी परजीवी होते हैं, मृत परजीवी होते हैं, और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि इनका जो संबंध है वो प्रकाश संश्लेषण से होता है, और इसी को हम साइनोबैक्टीरिया को एक अन्य नाम से हम नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और इसके साथ साथ हम एक और आपको अगर हम फैक्ट क्लियर करा दें, तो जो जीवाणु होता है, जीवाणु भी सहजीवन का संबंध निभाता है। उसमें सहजीवन का संबंध निभाने वाले जीवाणु का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है उसका? राइजोबियम। ये जो राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु होता है, यह सहजीवन का संबंध निभाता है। जैसे अगर आपको हम बता दें, जो राइजोबियम होता है ये सहजीवन का संबंध ये भी निभाता है, लेकिन इसका जो सहजीवन का जो संबंध होता है वो जो दलहनी फसलें के जो पौधे होते हैं,
दलहनी फसलों के जो पौधे होते हैं, जैसे आपका मटर हो गया, मसूर हो गया, और भी जो पौधे दलहनी फसलों की कैटेगरी में आते हैं, उसमें राइजोबियम उसमें पाया जाता है। ये करता क्या है, ये क्या करता है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है, जिससे पौधे नाइट्रेट को ग्रहण करके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आपसे यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमेशा इसको याद रखिएगा और इसको अपने नोटबुक में इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। समझ में आया आप लोगों को? राइजोबियम क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। यह सजीवन का संबंध निभाता है। यह कहाँ पाया जाता है, दलहनी फसलों के पौधों में, जैसे मटर या मसूर और भी जो भी दलहनी फसलों के जो पौधे आते हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है। ये क्या करता है, यह उन फसलों में रह करके नाइट्रोजन को जो वायुमंडल में पाया जाता है उसे नाइट्रेट में चेंज करता है और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और जिसके कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। तो ये आपका यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और मैं एक और इंपॉर्टेंट जीवाणु का नाम बता दूं, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। ये कहाँ पाया जाता है, दूध में। दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ये क्या करता है, दूध में ये होता है और दही जमाने का कार्य करता है, यानी दूध से दही जमाने का जो जीवाणु है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ से आपका दो बहुत महत्वपूर्ण जीवाणुओं के नाम पता चले, राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस। तो आपने लाइकेन के भी बारे में जाना और राइजोबियम जो एक जीवाणु है इसके बारे में जाना, लैक्टोबैसिलस के बारे में जाना। तो हम एक ऑप्शन और इसमें आपका बचा हुआ है, इसको भी डिफाइन करते हैं, विषाणु को। तो इसको हम इरेज करेंगे, हम आगे विषाणु को समझेंगे। आगे हम विषाणु को समझेंगे। देखिए, ये जो विषाणु यानी जो वायरस होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनका जो शरीर की जो संरचना होती है ये बहुत जटिल होती है। अगर हम बात करें विषाणु की तो इनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों क्वालिटीज पाई जाती है, यानी विषाणु निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के होते हैं। अगर हम इनको चाहें तो बोतल में भर करके कई साल तक रख सकते हैं और इसको हम अध्ययन के रूप में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो यूजफुल होते हैं मानव जीवन के लिए और कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो हानिकारक होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर इनमें जो निर्जीव की जो क्वालिटी है, निर्जीव की जो क्वालिटी पाई जाती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इनको लेबोरेटरी में बोतल में या जार में भर के कई वर्षों तक रख के उस पर हम स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम हार्मफुल अगर बात करें विषाणु की तो इनके द्वारा हम जैविक हथियार बना सकते हैं, उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कहीं बहुत मात्रा में इसका जो आतंकवादी है उसका यूज भी कर सकते हैं। तो जो विषाणु है इससे हानि और लाभ दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटी पाई जाती है, निर्जीव और सजीव की। ठीक है, तो हम आपको ये सभी जो ऑप्शन थे इसको हम डिफाइन कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे जो है क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे कौन सा है। क्वेश्चन है 17, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। तो आप याद रखिएगा जो चंदन का पेड़ है वो आंशिक मूल परजीवी होता है। ठीक है, अब हम परजीवी की बात समझ ले थोड़ा सा। परजीवी क्या होता है, परजीवी ऐसे जीव जो दूसरों जीवों पर डिपेंड होते हैं। मतलब ये है उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती नहीं है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है, जिसके कारण उन्हें पोषण करने के लिए दूसरों जीवों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो वो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। तो चंदन भी एक प्रकार का ऐसा वृक्ष है जो परजीवी की कैटेगरी में शामिल किया जाता है।
तो इसे हम आंशिक मूल परजीवी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 17 भी आपका हो गया। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत संविधान की अनुसूची 5 के अंतर्गत यानी 5 के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्र निम्न में से किसके द्वारा घोषित किया जाता है या किए जाते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। पहले हम थोड़ा सा आपको बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं इसमें अभी भी कुछ ऐसे छोटे वर्ग के लोग हैं जो अभी भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जो जीवन शैली है उसमें सुधार करने के लिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि इक्वलिटी लाने के लिए सभी प्रकार के वर्गों को एक समान करना। ठीक है, तो इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र निम्न में से किसके द्वारा घोषित किया जाता है, हम ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है राज्य का राज्यपाल, एंड ऑप्शन बी है संसद, एंड ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, एंड लास्ट ऑप्शन डी है राज्य विधान मंडल। तो अगर हम बात करें इसमें किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जो अनुसूचित क्षेत्र है भारत में वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे बच्चों कि अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, तो जो प्रशासन होता है वो राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का जो काम करता है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप स्टार बना लीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हो चुका है और यहाँ से क्वेश्चन इसको घुमा करके कई बार देता है। कई बार आपसे ये पूछा है कि अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, तो उस ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति राज्यपाल वहाँ भी दिख जाता है। तो कई बार कन्फ्यूजन में बच्चे राष्ट्रपति को टिक कर देते हैं। तो याद रखिएगा अनुसूचित क्षेत्र को उसकी जो घोषणा करने का जो काम है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है वो राज्यपाल चलाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसको हम देखेंगे। आप लोग भी जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में उसका जो आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग दे सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, एंड ऑप्शन सी है विवेकानंद। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन डी छूट गया है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, एस बोस से लिख देते हैं हम, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा एस बोस से। तो आपके पास आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए, आपको सही आंसर चूज करना है इसमें से। तो आपको इसमें जो सही आंसर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। हाँ, अब तीनों ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय को समझेंगे, उसके बाद फिर हम महात्मा गांधी को समझेंगे, फिर हम स्वामी विवेकानंद पे आते हैं। तो अगर हम राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। और कब किया था? 1828। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। और उसके बाद इनकी भी कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी। जैसे अगर हम बात करें इनकी कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, संवाद कौमुदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी एक पत्रिका लिखी गई थी, उसका नाम था मिरातुल अखबार। क्या नाम था? मिरातुल अखबार।
ठीक है। आपको यहाँ दो पत्रिकाओं को जानने को मिला राजा राम मोहन राय के, एक संवाद कौमुदी और दूसरा मिरातुल अखबार। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं थी। और इसका जो लास्ट जो फैक्ट है ये है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। कब किया था? 1828 में। तो यहाँ से आपके ये तीन फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण निकल के आए। और ये जो दोनों ये जो इनकी पुस्तकें थी, इनको आप लोग अपने नोट कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकल के आता है। और आप लोग इसको स्टार बना लीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी को हम चेक करेंगे, और उनमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आते हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी को अगर हम देखें, ठीक है, पहले तो महात्मा गांधी के द्वारा जो भी पत्रिकाएं हैं उनको हम समझेंगे। उनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया। उनकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी यंग इंडिया। और दूसरी जो पत्रिका इनकी थी हरिजन। और तीसरी इनकी जो पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट थी नवजीवन। ये तीन पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधी जी की। पहला कौन सा है? यंग इंडिया, दूसरा हरिजन और तीसरा नवजीवन। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद इन तीनों से भी इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पत्रिका थी, कई बार एग्जाम में पूछा है, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ठीक है। इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक लिखी गई थी इंडियन ओपिनियन। इसको आप लोग स्टार बना लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने कहाँ लिखा था, तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई थी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे रंग भेद का जो वहाँ पे आंदोलन चल रहा था और वहाँ पे वो व्यस्त थे, तो उन्होंने इस पत्रिका को वहाँ पे लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस पत्रिका को लिखा था इंडियन ओपिनियन। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कहाँ लिखा था उन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में। अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, महात्मा गांधी के द्वारा और भी कौन कौन से फैक्ट निकल के आते हैं जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये आपकी बात रही इनके द्वारा जो पत्रिकाएं लिखी गई थी उनकी। अब थोड़ा सा इनका जो कार्यशैली था उनके बारे में हम बात करेंगे, और उनसे कई बार क्वेश्चन निकल करके आया है। तो हम आगे थोड़ा सा बढ़े, इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन इसको कर सकते हैं। आगे हम और उनकी कार्यशैली के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा जो और भी उनके और कौन कौन से काम किए गए थे, देखिए आपने उनकी पत्रिकाओं के बारे में समझा। इनके साथ एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने 1924 में बेलगांव 1924 उन्होंने बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी, तो 1924 में बेलगांव। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका एक फैक्ट है, निकल के आता है। और यहाँ से अगर हम और बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये भी दो बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं यहाँ से। इनको अगर हम बात करें, महात्मा की जो उपाधि थी उसे उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे दिया था? महात्मा गांधी को दिया था। और राष्ट्रपिता इन्हें किसने बोला था?
राष्ट्रपिता इन्हें किसने बोला था? तो उन्होंने बोला था कौन? एस बोस ने बोला था। यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला गया था, लेकिन महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि थी वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और अगर हम इनके बारे में बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है इनके आगे अगर हम देखें तो इनका ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जब महात्मा गांधी लौटे तो उनका सबसे पहला जो सत्याग्रह था कौन था? तो उनका जो सबसे पहले जो सत्याग्रह था उनका चंपारण था। चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, और जो चंपारण सत्याग्रह था उन्होंने 1917 में शुरुआत किया था, लेकिन ये लौटे थे 1915 में साउथ अफ्रीका से, और 1917 में इन्होंने सबसे पहला अपना भारत में जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अगर हम आगे इनके बात करें, और इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का इन्होंने नारा दिया था, लेकिन करो या मरो का जो नारा है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का जो नारा है ये किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। अब अगर हम इसका आंसर बात करें, करो या मरो का जो नारा इन्होंने दिया था, ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये सभी लोग फैक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। जितने महात्मा गांधी से रिलेटेड बता रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो इतने सारे इनके फैक्ट निकल करके आए महात्मा गांधी के, और इसमें और भी फैक्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा है कि महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम, महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। कहाँ की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकला हुआ है। पहले तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो हमेशा याद रखिएगा, जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना इन्होंने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सभी फैक्ट समझ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिए। अब हम थोड़ा सा अगर हम आगे चलें स्वामी विवेकानंद पे, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था, और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और आर्य समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। भारतीयों के लिए है। ठीक है, ये दोनों जो नारा था आर्य समाज से संबंधित था। वेदों की ओर लौटो का जो नारा था इन्होंने दिया था स्वामी विवेकानंद ने, और आर्य समाज के लोगों के द्वारा भारत भारतीयों के लिए है ये नारा दिया गया था। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको स्वामी विवेकानंद से क्लियर हो गए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा हमें। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसे फॉरबिडेन सिटी भी कहा जाता है? निम्न में से किसे
फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है लहासा, ऑप्शन सी माल्टा एंड ऑप्शन डी ओसाका। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी लहासा। तो इसमें ये बिल्कुल फैक्ट रूप में क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हम केवल इसका आंसर ही जान के छोड़ेंगे कि फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है, लहासा को कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इंसुलिन का स्रावण अग्न्याशय के किस कोशिका से निकलता है? इंसुलिन का स्रावण किस कोशिका से निकलता है? अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जा करके पहली वीडियो देखिए, क्योंकि हमने इस इंसुलिन को अच्छे से डिफाइन किया है, वहीं पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिर भी इसमें हम लोग केवल इसके आंसर को जानेंगे, और इसका जो डिफाइन है हमने पहले वीडियो पे कर दिया है। अगर आप पहला वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें आपको इसका अच्छे से पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। इंसुलिन का स्रावण अग्न्याशय के किस कोशिका से निकलता है? तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है अल्फा कोशिका, ऑप्शन बी है बीटा कोशिका, ऑप्शन सी है गामा कोशिका एंड ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा कोशिका। ठीक है, आप लोग पहला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, उसमें आपको इंसुलिन के बारे में और अग्न्याशय जो ग्लैंड्स है इसके बारे में आपको हम वहाँ पे पूरा डिफाइन किए हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट करेंगे, स्टार लगा देंगे। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, अगर हम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की अगर हम बात करें, सपोज करिए जैसे अगर एक सेल होती है, आपको पता है सेल यानी कोशिका मानव जीवन के आधारभूत इकाई होती है, और मानव जीवन या फिर और भी जितने छोटे बड़े जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, सभी का शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम बात करें, सपोज करिए ये छोटी सी कोशिका है, लेकिन इस कोशिका के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन सभी पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर हम इस कोशिका को बड़े फॉर्म में अगर हम पढ़ करके देखें तो मान लीजिए ये कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस यानी ये क्या है, केंद्रक है, ये है केंद्रक। और ये जो कोशिका है, जो कोशिका के बाहरी भाग को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका की ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाहरी पार्ट होता है कोशिका झिल्ली, और कोशिका के बीच में ये जो भाग होता है हम इसे कहते हैं केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के ये बीच में कुछ गाढ़े पदार्थ पाए जाते हैं, और इसी गाढ़े पदार्थ में जितने भी पोषक तत्व या पदार्थ होते हैं वो मौजूद होते हैं, और इस कोशिका के जो भी अंग होते हैं ये सभी इसी मौजूद होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इस गाढ़े पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इस गाढ़े पदार्थ को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, जो गाढ़ा पदार्थ होता है हम इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो गाढ़ा पदार्थ होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसी में जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं जिसे कोशिका अपना सर्वाइव कर सकता है उसी में पाए जाते हैं, यानी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो इसमें इसके बीच में भी कुछ ऐसे ही पार्ट्स होते हैं, इसको कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य। यानी केंद्रक में जो गाढ़े गाढ़े जो पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये कोशिका का स्ट्रक्चर है, इसका जो बाहरी पार्ट है कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो गाढ़ा पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका के बीच में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं केंद्रक। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली एंड ऑप्शन डी है गाल्गी बॉडीज। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूक्लियस। यही आपका न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक। न्यूक्लियस को ही हम केंद्रक कहते हैं हिंदी में।
ठीक है। इसी केंद्रक में ये आपका जो क्रोमोसोम है पाया जाता है। मान लीजिए आपका कोशिका है, ठीक। इस कोशिका में से अगर हम केंद्रक को बाहर निकालें, मान लीजिए ये केंद्रक है, हम केंद्रक को यहाँ बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। हम केंद्रक को बाहर निकाल दिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, हम केंद्रक को बाहर निकाल दिए और इसमें ये गाढ़ा पदार्थ है जो केंद्रक द्रव्य हम कहते हैं। केंद्रक में गाढ़ा पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, कोशिका में गाढ़े पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब इस केंद्रक में ही कुछ इस तरीके की संरचनाएं जो हैं, ऐसे इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं पाई जाती हैं केंद्रक में। यही जो संरचनाएं होती हैं इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। जब यही जो संरचना होती है, यही जो क्रोमैटिन होते हैं, जब इसमें कोशिका विभाजन होता है, यानी ये छोटे छोटे रूप में जब ये टूटते हैं, छोटे छोटे रूप में टूटते हैं, तो इसी क्रोमैटिन से छोटे छोटे रूप में टूटते हैं, तो इसी से क्रोमोसोम का निर्माण होता है और इसी क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र भी कहते हैं। इसी क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। कोशिका के बाहरी पार्ट को कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका में जो गाढ़ा पदार्थ दिखाई देता है इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के सबसे जो बीच वाला भाग होता है उसे केंद्रक कहते हैं और केंद्रक में ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम केंद्रक में बात करें तो इस तरीके से जो जालीनुमा दिखाई दे रहा है क्रोमैटिन होता है। तब केंद्रक में ही जब क्रोमैटिन का जब विभाजन होता है सेल डिवीजन के दौरान, तो क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अब हम ये जो ऑप्शन बी और सी और डी को अगर हम समझे तो यहाँ से बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल करके आते हैं। कैसे? आप लोग ये समझ लिए, ठीक है। हम अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसी तरीके से इस कोशिका के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में हमारा पार्ट है हार्ट, हार्ट ब्लड को पंप करता है। जो लंग्स है, लंग्स क्या करता है? एयर को वो फिल्टर करता है। किडनी है, वाटर को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। और उसी तरीके से इसमें जो पार्ट्स हैं, अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति कुछ होती है, कुछ इस तरीके से होती है। आप लोग ऐसे कुछ देख रहे होंगे, इसमें दिखाई दे रहा है, इस तरीके की होती है, ठीक है। तो यही होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आप यहाँ से सीधे सीधे समझिएगा, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। और पूरे बॉडी में जब श्वसन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो उसमें कुल 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी बनता है? पूरी बॉडी में कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी बनता है, ठीक है। पूरी बॉडी में हमारे 38 एटीपी बनता है। उसमें से जो कुल 34 एटीपी होता है, उसमें से कुल जो 34 एटीपी होता है वो अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। बात समझ में आई आप लोगों को? 38 एटीपी जो होता है हमारी पूरी बॉडी में बनता है, लेकिन 38 में से भी कुल जो 34 एटीपी है वो अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम कोशिका झिल्ली की बात करें। कोशिका झिल्ली आपको मैंने पहले बता दिया है। जो कोशिका झिल्ली का जो बाहरी भाग होता है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका का बाहरी भाग कोशिका झिल्ली। कोशिका को पूरी संरचना प्रदान करता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। और कितने पदार्थ, कौन पदार्थ अंदर रहेंगे, कौन पदार्थ बाहर रहेंगे, इसका पूरा चयन कोशिका झिल्ली करता है, ठीक है। अब हम कोशिका का जो दूसरा पार्ट है गाल्गी बॉडीज। गाल्गी बॉडीज की अगर हम बात करें तो इसे हम यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। यातायात के प्रबंधक के नाम से किसे जानते हैं? गाल्गी बॉडीज को। यातायात प्रबंधक, ठीक है।
गाल्डी बॉडीज को हम यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं, गाल्डी बॉडीज को हम यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं, या फिर इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि इस हमारे कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, और ये पोषक तत्व किन कोशिकाओं को कितनी मात्रा में आवश्यकता है या कितना मात्रा में चाहिए होता है, उसका पूरा जो नियंत्रण होता है वो करते हैं गाल्डी बॉडीज, जिसे कहते हैं यातायात प्रबंधक। तो मैंने ये आपको ये चारों ऑप्शन को डिफाइन कर दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके और इस तरीके से इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 23। वह दो प्रमुख गैस कौन सी है जो सूर्य का गठन करती है? आपको पता है जो सूर्य हमारा है वो गैसों, बहुत सारे उसमें गैसों का संगठन होता है, तो उसमें कुछ गैसें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य का गठन किन गैसों के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एंड ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और हीलियम, एंड ऑप्शन डी है आपका हीलियम और नियान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना होता है? 71% होता है, और जो हीलियम होता है वो 26.5% होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है 71% होता है और हीलियम 26.5% होता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है बंगाल का विभाजन 1905, ऑप्शन बी है सूरत का विभाजन 1907, ऑप्शन सी है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाना 1909, एंड ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग का संस्थापक 1906। तो आपको ये दिया हुआ है और इनके डेट दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो पेयर है यानी जो जोड़ा है वो गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर अगर देखें हो जाएगा, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाना 1909, ये गलत है, यानी ये सही नहीं है। लेकिन बाकी जो आपको पेयर दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन बी एंड डी में, ये तीनों के जो डेट हैं सही हैं, लेकिन सी का जो पेयर है ये गलत है, 1909 नहीं है। जो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी बनी थी वो बनी थी 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई थी, तो ये आपका अब जाकर के सही होगा। लेकिन कलकत्ता से दिल्ली जो बनी थी राजधानी 1909 में नहीं बनी थी, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन इसमें है सी, ये क्या है, सही नहीं है। बाकी आपका बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, सूरत का विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था, और जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 25 है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हम देखेंगे जबलपुर दिया है, ऑप्शन बी है हुबली, और ऑप्शन सी है मुंबई, एंड ऑप्शन डी है सिकंदराबाद। तो इसमें भी हम बिल्कुल सीधे आंसर पे आते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हुबली। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं और उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यदि m द्रव्यमान का एक पिंड गति b से संचालित होता है, पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपको यहाँ फोकस करना है, गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए है 1/2 mv², एंड बी है 1/2 mv³, एंड सी है mvg, एंड डी है mv। तो जो इसका सही आंसर है हो जाएगा आंसर ए 1/2 mv²। आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा जैसे जब किसी वस्तु में उसके गति होने के कारण उसमें जो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भारत का पूर्व समुद्र तट की
किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्व समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है आपको, मालाबार तट, एंड ऑप्शन बी है कोरोमंडल, एंड ऑप्शन सी है कोंकण तट, ऑप्शन डी है मराठावाड़ तट। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, जो पूर्वी समुद्र तट की बात कर रहा है वो आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका साउथ इंडिया की बात कर रहा है। मान लीजिए यहाँ आपका गोवा है ना, और इसे हम जो पूर्वी जो हिस्सा है, जो ईस्ट वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल। और ये पश्चिमी तट, ये यहाँ से लेके पूरा पश्चिमी तट कहलाता है, इसे हम कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं इसे? मालाबार तट, यानी पश्चिमी हिस्से को हम मालाबार तट कहते हैं और पूर्वी हिस्से को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। अगर अब ये भी आपको समझ में आ गया, इसकी अगर हम बात करें कोंकण तट की, तो ये आपका गुजरात है, और गुजरात से लेकर के गोवा, यानी यहाँ से लेकर के ये जो हिस्सा है गोवा तक का जो तट होता है, इसे हम कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? ये आपका गोवा से गुजरात तक कोंकण तट होता है, और जो पश्चिमी तट वाला जो हिस्सा है इसे हम मालाबार तट कहते हैं, और जो पूर्वी जो हिस्सा होता है इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है अग्न्याशय में, एंड ऑप्शन सी है मस्तिष्क में, एंड ऑप्शन डी आप अगर बना लें तो ऑप्शन डी को आप लिख सकते हैं अमाशय, ठीक है, ऑप्शन डी को अमाशय लिख सकते हैं। अब आपका 4 ऑप्शन हो गया, तो इसमें से आपको सही आंसर को चुनना है। तो अगर आपको देखें तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मस्तिष्क में। ये हाइपोथैलेमस है क्या? हाइपोथैलेमस भी एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, और हमारे मस्तिष्क में ये पाई जाने के कारण ये और भी जो ग्रंथियां होती हैं उसे कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हम सुपर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको, ठीक है, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो भी हमारे अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अगर आपको किसी से नफरत है या फिर किसी से मोहब्बत है, प्यार है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, ये उसी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। समझ गए आप? जो हाइपोथैलेमस है, आपको किसी से मान लीजिए प्यार है, मोहब्बत है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सापन, जैसे मान लीजिए किसी को देखे आप देखते ही गुस्सा आ गया, क्रोध में आ गए, तो ये इसको नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। किसमें होता है? मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस के अलावा मस्तिष्क में 2 ग्लैंड्स और पाई जाती हैं आपकी, एक का नाम है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है, एक आपकी पीनियल ग्रंथि है, और जो दूसरी जो ग्रंथि है उसका नाम है, एक आपकी पीनियल ग्रंथि हो गई, और जो इसके अलावा जो दूसरी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। मस्तिष्क में आपको 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगर इसे हम पहला ग्रंथि मान लें, इसे दूसरा ग्रंथि मान लें, इसे तीसरा ग्रंथि मान लें, ये तीनों जो ग्रंथियां होती हैं किसमें मिलती हैं? मस्तिष्क में। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ठीक है। आपको बता दें पीनियल ग्रंथि के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है, उसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, और इसी हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? इसी हार्मोन्स को हम कहते हैं रात का हार्मोन्स,
रात का हार्मोन्स या अंधेरे का हार्मोन्स? मेलाटोनिन को हम रात का हार्मोन्स या अंधेरे का हार्मोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और व्यक्ति का ये जो मस्तिष्क वाला हिस्सा अगर हम मान लें तो यहाँ पे आपका पेनियल ग्लैंड पाया जाता है, और यहाँ मान लीजिए आपका जो आँख है, ठीक है, तो इसकी जो वेन्स होती हैं वो आँख से जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे अंधेरा होता है, जैसे जैसे जब सूर्य डूबता है अंधेरा होता है, तो यहाँ से पिनियल ग्लैंड से ये जो हार्मोन्स है धीरे धीरे स्रावित होता है और आंखों तक आने लगता है। और जैसे जब आंखों तक आता है, जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, तो धीरे धीरे आपको नींद का जैसे अनुभव होने लगता है, ठीक है। और इसी हार्मोन्स के कारण आपको नींद आती है। वो कौन सा हार्मोन्स है? मेलाटोनिन। इसी वजह से इसे हम रात का हार्मोन्स या अंधेरे का हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। मेलाटोनिन को ही रात का हार्मोन्स और अंधेरे का हार्मोन्स कहते हैं। किससे निकलता है मेलाटोनिन? पिनियल ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि होता है ये भी जितने भी ग्रंथ हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं जिससे हार्मोन्स निकलते हैं ये सभी को नियंत्रण करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, और क्लियर हो रहे हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। हम ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस आपके लिए कराते रहेंगे और लेकर के हम आते रहेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, और आप लोग जितने भी हम फैक्ट बता रहे हैं आपको, उस फैक्ट को आप लोग नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपके और भी एग्जाम में ये काम आएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन था। हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये क्वेश्चन अभी तक आपका इजी से मॉडरेट लेवल में था, अब इसमें थोड़ा सा हम और आपको अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन का ट्रेंड भी पता चले कि आज के टाइम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।